बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं कि हमारे लेक्चर नंबर 6 का नाम क्या है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी ये जो चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या फायदा है, फैक्ट्रियों में आखिर कहां पर इसको यूज किया जाता है, इससे फायदा होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो इसमें दो एप्लीकेशन हैं हमारी बुक में। पहली एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3, सिंथेसिस ऑफ NH3 अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हम ये काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करे हाइड्रोजन की गैस के साथ और ये दोनों आपस में मिलकर बना दे NH3 अमोनिया। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगाते हैं और इधर 3 लगाते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। साइंटिस्ट था एफ हेबर। इस बंदे ने 1933 में ये रिएक्शन जो है प्रोपोज्ड किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इसी वजह से इसको हेबर्स प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ओके हो गया। अब इस हेबर्स प्रोसेस में अगर हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज देखें डेल्टा H, तो वो है -48.11 किलो जाउल पर मोल। ठीक है। और इसमें जो साइन है वो नेगेटिव का है। नेगेटिव के साइन का मतलब आप जानते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके हो गया, ये तो हमें पता चल गया। अब जो बंदा फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री का मालिक है, उसकी पता क्या सोच होती है, उसकी सोच होती है कुछ भी हो मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। उसकी सोच होती है कि कम वक्त में मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी जितना ज्यादा मेरी प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा मुझे मुनाफा होगा, मेरा टाइम भी बचे, मेरा प्रोडक्ट भी ज्यादा हो, ताकि मजदूरों को मजदूरी भी कम देनी पड़े। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर इंसान लालची है। वो ये चाहता है कि मैं खर्चा कम करूं और मुझे मुनाफा ज्यादा हो, इनपुट मुझे कम देनी पड़े, आउटपुट मुझे ज्यादा मिले। तो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, उस फैक्ट्री में जो केमिस्ट काम करते हैं, जिनके अंडर पूरी फैक्ट्री चल रही होती है, जो मैनेजर को और फिर मजदूरों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने ये इतनी लेना है, ये इतनी लेना है, तो इतनी मिकदार में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें अमोनिया मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिले, ताकि हमारा ज्यादा प्रोडक्ट बने और मार्केट में बिके और फायदा हो। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने लिखा है वे टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमें मैक्सिमम अमोनिया हासिल हो सकता है। अब मैक्सिमम अमोनिया कब हासिल होगा मैं बताता हूं। ये रिएक्शन है, आपको पता है रिवर्सिबल है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पर भी पहुंच चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपको NH3 मैक्सिमम मिले, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड को रहे। मतलब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलता रहेगा। उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है मुसलसल। कॉन्टिन्यूअल विथड्रॉ, कॉन्टिन्यूअल विथड्रॉल ऑफ NH3 अमोनिया। अमोनिया को कंटिन्यूअसली आप विथड्रॉ करते रहें, खींचते रहें, बाहर निकालते रहें। कहना क्या चाहता है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। आप क्या करें, किसी तरीके से अमोनिया को बाहर निकालें। जब आप अमोनिया को बाहर निकालोगे ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट साइड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपने बाहर निकाला तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम की कोशिश होगी कि जो मेरा इक्विलिब्रियम बिगड़ा है मैं उसे दोबारा अटेन करूं। इसके ऊपर ली चैटरियल प्रिंसिपल अप्लाई होगा और ये सिस्टम किस डायरेक्शन को मूव करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा, आगे को चलेगा। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा तो जाहिर है अमोनिया हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा ताकि अमोनिया की मिकदार जो बाहर निकाली गई है
है उसको दोबारा से कंपनसेट किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। जब अमोनिया दोबारा काफी सारी बन जाएगी फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम जब आ जाए फिर आप इसमें से अमोनिया बाहर निकाल लें, फिर इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, फिर उसको अटेन कराने के लिए रिएक्शन फिर फॉरवर्ड आएगा, फिर मजीद अमोनिया मिलेगी और ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा। आप कंटिन्यूअसली निकालते रहेंगे अमोनिया जब तक ये सारे लिए गए रिएक्टेंट टोटली किसमें तब्दील नहीं हो जाते, प्रोडक्ट में। ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इंक्रीज प्रेशर। इंक्रीज प्रेशर, आप प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा भाई? प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि जो गैस फेज का रिएक्शन होता है, जैसे कि इसमें अमोनिया बनाने के लिए, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, ये गैस फेज रिएक्शन है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 और 1 4, और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2। तो मैंने क्या कहा था पिछले लेसन में कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल कम है। तो देखो नंबर ऑफ मोल अमोनिया के कम है ना, रिएक्टेंट में तो ज्यादा मोल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई, क्यों भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हैं। तो मैंने कल एक फिक्रा लिखवाया था पिछले लेक्चर में, उसी के मुताबिक जी। अब आगे चलते हैं, तीसरा काम। अब जरा टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं। तो डिक्रीज टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड को जाता है। क्यों? ये मैं पिछले आर्टिकल में पढ़ा चुका हूं। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट से प्यार नहीं होता, ये तो हीट रिलीज कर रहा है। इसने जो हीट रिलीज की आप उसको बाहर निकाल लें सिस्टम से, उसने जो हीट रिलीज की आप उसको बाहर निकाल लें। अब हीट बाहर निकाल ली, आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ठंडा माहौल हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड को चल पड़ेगा। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर कम करने से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड की तरफ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिवर्स आता है। हमने रिवर्स तो लाना नहीं है, हमने तो फॉरवर्ड लेकर जाना है। तो इसीलिए हम इधर टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये 3 काम आप करते रहें तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड को चलता रहेगा। आपके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा और आपको फायदा होता रहेगा। ओके। अब जरा आगे चलते हैं। वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन NH3 यील्ड कहते हैं मिकदार को, एंड रेट ऑफ रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर और प्रेशर का असर और अमोनिया की मिकदार पर, अमाउंट पर क्या असर होता है, ये हमने अब स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के लिए हमें ये ग्राफ की हेल्प चाहिए। ये कैसा ग्राफ है? इस ग्राफ को देखें तो इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना टेम्परेचर लिया हुआ है 200, 253 एंड सो ऑन डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पे उसने परसेंटेज यील्ड ऑफ NH3 अमोनिया ली हुई है। इस ग्राफ को बुक वाले ने ड्रा कर दिया हुआ है, हम वैसे का वैसे इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 50 से शुरू करें, ठीक है, ऐसे आते रहें, ला यहाँ लगा दें, ठीक है, ओके। दूसरा जो है ना वो तकरीबन 75 पे है, ये ऐसे, ये दूसरी कर्व 75 पे है। तीसरी कर्व तकरीबन 90 से थोड़ा सा नीचे है, ये ऐसे, ये तीसरी कर्व हो गई। ओके सर जी। अब जरा चौथी कर्व बनाएं, थोड़ा सा ऊपर उसका पेट निकाल दें, तो 90 से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे, ये ऐसे, यूं, ये देखें, ये ऐसे, ओके। और फिर आखिरी कर्व जो है वो तकरीबन 100 के बिल्कुल करीब आपने बनानी है, और वो इस तरीके से होगी। ये लो, ठीक है सर। ये क्या कर्व है मैं आपको बताता हूँ। ये कर्व्स ली गई हैं मुख्तलिफ प्रेशर्स के ऊपर। मतलब ये जो पहली कर्व है ना, ये वाली, ये ली गई है 10 ATM के प्रेशर के ऊपर, और ये जो दूसरी कर्व है ये ली गई है 100 ATM के प्रेशर के ऊपर, और ये जो तीसरी कर्व है ये ली गई है 300 ATM के प्रेशर के ऊपर, और चौथी कर्व ली गई है 600 ATM प्रेशर के ऊपर, और आखिरी कर्व ली गई है 1000 ATM
1000 एटीएम प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये हमें क्या बता रही हैं कर्व? हम पहले ना 1000 वाली कर्व को पकड़ के बात को समझते हैं। देखें भाई, वो 1000 वाली कर्व क्या मतलब, अगर आप प्रेशर जो है वो 1000 एटीएम पर फिक्स कर दें तो फिर देखना, और टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर जो है 1000 एटीएम हो, तो देखते हैं कि कितनी मिकदार बनती है अमोनिया की। ऊपर ले चलो मिकदार के लिए, चलो 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 चलो, ये देखो, ये इस कर्व से तो वो हमें इस कर्व से मिलेगा। इस कर्व को ले जाओ ना जरा यील्ड की तरफ, यहां देखो, ये यहां पर आ गया। इसका मतलब अगर टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर जो है वो 1000 एटीएम हो, तो हमें तकरीबन 100 के करीब, 100% के करीब जो है वो अमोनिया मिलता है। तो मैं इसी बात को यहां पर लिखता हूं कि राउंड अबाउट 98.3% NH3 प्रोड्यूस पैदा होता है इतनी मिकदार में। ये 98.3 है तकरीबन। और कब एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस को 273 में जमा कर दें, ये 473 हो जाएगा केल्विन में। आप डिग्री सेल्सियस को याद करें, केल्विन तो आप खुद ही लिख लिया करते हैं, 74 नहीं 73। ओके, नेक्स्ट आगे देखें, एट टेम्परेचर कितना है 200 और प्रेशर देखते हैं, प्रेशर कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1000 एटीएम। ठीक है, सही है, ये ठीक है। वाह भाई वाह, यानी अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें, यानी 1000 एटीएम का प्रेशर लगा दें और 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाएं, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट मिल रही है। किसकी मिल रही है? अमोनिया की। अच्छा, इसको जरा ऊपर वाली इस बात से रिलेट करो ना, प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया ज्यादा मिलेगी। तो प्रेशर 1000 एटीएम बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया ज्यादा मिलेगी। तो टेम्परेचर 200 बहुत कम है इस सीरीज के मुताबिक। मगर एक मसला है। मसला क्या है? वो मसला मैं इधर लिख देता हूं। मसला ये है कि एट 200 डिग्री सेल्सियस पर द रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड जो है वेरी स्लो, यानी रिएक्शन बहुत सुस्त चलेगा, आहिस्ता 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 सुस्त चलेगा, जो कि अनइकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल। फैक्ट्री का मालिक कहेगा 4 दिन हो गए हैं, तुझे मैंने कहा था इतनी अमोनिया बनानी थी, तू कहता है सर जी 2-3 ड्रम बने हैं। ऐसा क्या कर रहे हो तुम? सर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर घटा रहा हूं। ओए यार, मशीनें ज्यादा दिन चल गई तो खर्चा, बिजली का बिल ज्यादा हो जाएगा। वो जितनी अमोनिया बिचेगी, मुझे जितना फायदा होना है उससे ज्यादा तो मैं बिल भर दूंगा। क्या फायदा हुआ मुझे? ना जी ना, ये नहीं है। तो फिर केमिस्ट सोचेगा कि यार कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि टाइम भी कम लगे और मिकदार भी ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि मशीनें कम दिन चलें और खर्चा बचाया जा सके। तो फिर क्या होगा? अब आगे चलते हैं। तो फिर आप ऐसा करें, आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है, इंक्रीज कर दें टेम्परेचर एट मॉडरेट लेवल, दरमियाने लेवल तक ले आए। मॉडरेट लेवल कौन सा है? आप 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ले जाएं। क्या? टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो ये रिएक्शन आगे को अच्छे अंदाज से अब भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो ये कैसे आगे को जाएगा? इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा, यू मस्ट यूज कैटलिस्ट। आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाए, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ताकि आपको 400 डिग्री सेल्सियस पे तेज रफ्तारी के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड को मिले, तो आपको मैक्सिमम अमोनिया हासिल हो। ठीक है, इस रेट पे। तो वो कहता है अगर इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं सेम रेट, यहां वाला रेट विदाउट कैटलिस्ट, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें मजीद टेम्परेचर जो है मजीद बढ़ाना होगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट तो बढ़ जाएगा मगर अमाउंट, यील्ड ऑफ अमोनिया जो है NH3 वो कम हो जाएगी। तो यील्ड जो है
यील्ड ऑफ अमोनिया, यील्ड ऑफ NH3 वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये भी खतरा है। तो फिर अब हम करें क्या, हमें ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। ऑप्टिमम कंडीशंस उनको कहते हैं जिनके अप्लाई करने से हमारा वक्त भी बचे और हमें प्रोडक्ट भी अच्छा खासा मिले। तो कौन सी हैं आप याद कर लें। ऑप्टिमम कंडीशंस ये हैं कि आपको प्रेशर जो है वो एडजस्ट करना है तकरीबन 200 से लेकर 300 ATM के लगभग आपने प्रेशर रखना है। और टेम्परेचर आपने क्या रखना है, टेम्परेचर जो आपने रखना है दैट विल मस्ट बी राउंड अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस के करीब आपने टेम्परेचर रखना है, जो कि केल्विन में आता है 673 केल्विन। ओके, और कैटलिस्ट आप कौन सा यूज करेंगे, जी हाँ, कैटलिस्ट आप यूज करेंगे Fe किसे कहते हैं, पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के टुकड़ों को, पीसेस ऑफ आयरन के टुकड़े किसके अंदर डालने हैं, इन फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन तीनों के ऑक्साइड्स को फ्यूज्ड करके मतलब पिघलाकर उन्हें मेल्ट करके उसके ऊपर पीस ऑफ आयरन के टुकड़े डाल देने हैं, तो ये आपका कैटलिस्ट बन जाएगा। तो ये हैं वो ऑप्टिमम कंडीशंस जिनके तहत आपको तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है किसकी, अमोनिया की, और वक्त भी आपका बच जाता है। तो प्यारे बेटे, इसीलिए हमारी बुक वाले ने 400 से ऊपर गया और इस 300 वाले कर्व में यहाँ पे उसने सर्कल लगाया कि 400 टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर हमें तकरीबन जो है वो ये देख लें, तकरीबन हमें जो है 45 से 46% जो है वो अमोनिया की परसेंटेज हासिल होती है, जो कि ठीक है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, क्योंकि कम वक्त में हमें ये परसेंटेज हासिल हो रही है तो इससे हमें फायदा ही हुआ है। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन कौन सेट करता है, ये केमिस्ट सेट करता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर। तो प्यारे बेटे, दूसरी एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ SO3, इसे बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको मैं बताता चलूं, ये जो H2SO4 है, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है उस तरीके का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आगे हम पढ़ेंगे 14वें के 15वें चैप्टर में कहीं भी, तो वहां पर ये H2SO4 हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाएंगे। तो उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के लिए हमें SO3 गैस की जरूरत है। अब SO3 गैस कैसे बनती है मैं बताता हूं। जब SO2 गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, तो 2 मोल SO3 बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी आप 2 लगा दीजिए। अब इसकी हम डेल्टा H देखते हैं, यानी एंथैल्पी चेंज, दैट इज माइनस 198 लिखें या 197 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये माइनस का साइन है, इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम अमाउंट चाहिए किसकी, SO3 की। उसके क्या तरीके हैं, मैंने लिखा वेज टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। सेम यही वाले तरीके इधर अप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला, ये अमोनिया वाला जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन के जैसा ही है, सारी बातें इसके जैसी हैं। पहली बात तो सेम है, कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ NH3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअल विड्रॉल ऑफ SO3 यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए, आप SO3 को बाहर निकालें, उस SO3 की कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन आगे को जाएगा और SO3 बनेगा, उसको निकालो, रिएक्शन और आगे को जाएगा, उसको निकालो और आगे, ऐसे चलता रहेगा। ओके, दूसरी बात प्रेशर वाली बात देखते हैं। तो प्रेशर आपको इंक्रीज करना होगा तो ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, और पीछे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 और 1 3, तो 3 ये ज्यादा है ये कम है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस सिमत में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। नेक्स्ट तीसरा, टेम्परेचर आपको कम करना होगा।
जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो भी ये रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। वो हम चीख के आपको पढ़ा चुके हैं पिछले लेसन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर घटाओगे तो ही वो आगे को जाएगा। ओके, अब हम आखिरी बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस। देखें भाई, ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन SO3 वाला, द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको जब आप स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो फिर आप टेम्परेचर रखते हैं 600 डिग्री सेल्सियस। मगर ये बहुत ज्यादा होता है, आगे मसला हो रहा होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए बाद में रिसाइकल करके, मतलब टेम्परेचर जो है आप इसका घटा देते हो। आप इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से 500 के दरमियान एडजस्ट कर देते हो। ठीक है, इसका टेम्परेचर ये एडजस्ट करना होता है आपको। तो इस लिहाज से ऑप्टिमम कंडीशंस फिर क्या बनेगी, प्रेशर आप याद रख लें, इसका 1 atm होता है जो ऑप्टिमम है, और टेम्परेचर जो इसका है वो मैंने ऊपर लिख दिया, ये वाला होता है 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा है, इसका जो कैटलिस्ट है ना वो है V2O5, इसे बोलते हैं विनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये अगर कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो अच्छी खासी मिकदार आपको कम वक्त में हासिल होती रहेगी। तो ये जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, ये मेरे प्यारे बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा और आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सिंथेसिस। यूं भी वो दे सकता है कि सिर्फ मुझे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को एक्सप्लेन कर दो बस, तो फिर आप यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे, ये ग्राफ भी आप बनाएंगे। मगर इधर इस टॉपिक में जो टेबल है ना, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आपने बनानी, सिर्फ ग्राफ बना दें और ये सारा जो मैंने लिखा है इसको भी लिख दें। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसका क्विक चेक आपको समझाता हूं। अब देखें, आखिरी आर्टिकल के बाद एक क्विक चेक है 8.7, जो कि थोड़ी गलतियां भी हैं उसमें, कुछ उसने डेटा हमें दिया हुआ है। पहला रिएक्शन अमोनिया का है, दूसरा रिएक्शन N2O4 का है। N2O4 जब टूटता है ना तो 2NO2 बनता है, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 2NH2 गलती है। ओके, अब उसने डेटा भी दिया हुआ है। अब वो पूछता क्या है, पहली बात वो पूछता है, हाउ डज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द अबव सिस्टम चेंज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। यानी ये जो 3 रिएक्शन उसने आपको दिए हैं, पहला रिएक्शन अमोनिया वाला, दूसरा रिएक्शन N2O4 वाला, तीसरा रिएक्शन वही सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला। तो इसमें वो कहते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या क्या होगा, ये आपको जवाब लिखना होगा। ये जाहिर है वो आपको अलग से, तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया है, वैसे तो आपको खुद भी आता है मगर मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। देखो भाई, आपने टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करने के लिए एंथैल्पी को देखना होता है, क्योंकि एंथैल्पी इसकी नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे को नहीं जाता बल्कि किधर आता है, पीछे को। तो यही मैंने लिखा है कि रिएक्शन इज एक्सो, सो इंक्रीज टेम्परेचर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन रिवर्स डायरेक्शन, पीछे को आएगा, जिसकी वजह से डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ NH3 जो कि प्रोडक्ट है अमोनिया है, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। अब आगे चलते हैं, दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, ये एंडो है। इसमें कहानी उलट हो जाएगी, कैसे, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब रिएक्शन आगे को चलेगा तो इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ NO2, बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं, तीसरा, इसमें वो क्या कहता है, इसमें डेल्टा H को देखें तो ये भी नेगेटिव है, दोबारा से वही सेम एज लाइक दैट अमोनिया फॉर्मेशन, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन रिवर्स डायरेक्शन एंड डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ SO3। ओके हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो मैं एक करा दूं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, मगर मैं तीनों कराऊंगा। उसने टेबल में बहुत सारे डेटे दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस टेम्परेचर पर ये Kp की वैल्यू है, इस टेम्परेचर पर ये Kp की वैल्यू है, इस टेम्परेचर पर ये Kp की वैल्यू है। अब वो हमसे क्या पूछना चाहता है मैं बताता हूं। दूसरे पोर्शन में वो हमसे पूछना चाहता है कि इन तीनों रिएक्शन के ऑल डेटा में सिर्फ मुझे 600 केल्विन के ऊपर तमाम रिएक्शन का Kc मालूम करके दो। जी, तो कैसे आप Kc मालूम करोगे,
फार्मूला आपको आता है, मैं पहले रिएक्शन को देखता हूं। पहले रिएक्शन में 600 केल्विन पर Kp की वैल्यू बुक में लिखी हुई है, वो ये है 3 इंटू 1 10 की पावर 3.1 इंटू 10 की पावर 3। ठीक हो गया। अब वो कहता है हमें क्या बताओ, हमें Kc मालूम करके दो। कौन सा फार्मूला लगाओगे? याद है रिलेशनशिप वाला फार्मूला? जी मुझे याद है, आपने फार्मूला यूज किया था Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये है Kp बराबर है Kc। हमें क्या चाहिए? हमें Kc चाहिए। आप इस इक्वेशन को चेंज कर लें, मतलब आप इस आर टी की पावर डेल्टा एन को इधर ले आए तो ये Kp से डिवाइड हो जाएगा और आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय आर टी की पावर डेल्टा एन। ओके, अब Kp की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, आर और टी का पावर ये सारा कुछ नीचे पुट करेंगे। सर अब हमें करना क्या है? आपको मजेदार तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले ना आप इसका डेल्टा एन फाइंड आउट कर लें। डेल्टा एन क्या है? देखें, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ओके, माइनस रिएक्टेंट के 3 और 1 4। जवाब क्या आएगा? -2। ओके, डेल्टा एन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब जरा आर टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आर टी में दो चीजें हैं, एक आर है जिसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट था। वो लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो आर टी कैसे निकालना है? आर की वैल्यू डालो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टी। टी क्या है? टेम्परेचर, जो कि 600 केल्विन है। अच्छा, सब में टेम्परेचर सेम है तो इसीलिए 600 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है कितना 49.26 आता है। और सब में यही सेम आरटी चलता रहेगा, इसलिए हम बार बार इसे मालूम नहीं करेंगे। ओके हो गया। अब सर जी करना क्या है? अब आप इसमें वैल्यू डालो। पहले आप डेल्टा एन की वैल्यू डालोगे। कैसे? देखो, Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की जगह क्या लिखोगे? -2। कुछ ऐसा हो जाए कि ये -2 प्लस में चेंज हो जाए, तो प्लस में चेंज करने के लिए आप इसको ऊपर ले आए। जब आप उसको ऊपर ले आओगे तो ये -2 + 2 बन जाएगा। आपके सामने फार्मूला बनेगा Kc इज इक्वल टू Kp मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर 2। -2 नहीं, क्योंकि ये ऊपर आने से इसका माइनस खत्म हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके फार्मूला, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें और जवाब निकालें। Kp की वैल्यू क्या है? वो ये है 3.1 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आर टी का स्क्वायर। आर टी की वैल्यू क्या है? 49.26 और इसका ले लें स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना मेरे प्यारे बेटे, तो इसके लिए Kc की जो वैल्यू आती है वो आती है 7.5। कितना आती है? 7.5। सर Kc का कोई यूनिट भी होता है? जी बिल्कुल होता है। हर रिएक्शन के लिए Kc का अपना अपना यूनिट होता है। हमने अमोनिया का यानी NH3 का जो यूनिट है वो निकाला था, अगर आपको याद हो। सर कैसे निकाला था? वो तो तरीका था। आज मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप किसी भी रिएक्शन का Kc का यूनिट निकालने में माहिर हो जाएंगे। वो कौन सी शॉर्टकट टेक्निक है? देखो भाई, Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन। इस फार्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं Kc का। कैसे निकालेंगे? सिंपल, आप डेल्टा एन की जगह डेल्टा एन की वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर दें। आइए जरा इस रिएक्शन के लिए मालूम करते हैं। हमारे पास रिएक्शन ये जो है इसका डेल्टा एन है -2। आप लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब और इसकी पावर -2। सॉल्व करो। Kc इज इक्वल टू MOL -2। इस MOL के ऊपर -2 आ जाएगा और 3 दूनी 6 DM नफी नफी क्या होता है? जमा, +6। दिस इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन। लगा दो इधर, क्या MOL -2 DM +6। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल यहां पर आके खत्म होता है। सर दूसरा न्यूमेरिकल आप खुद भी कर सकते हैं, मगर मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। फार्मूला आपके सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला Kc Kp आर टी की पावर डेल्टा। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डेल्टा एन फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1। 2 में से 1 गया 1। ओके, पुट करो इसमें Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय आर टी की पावर 1।
प्लस में है, ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, और 1 है तो आर टी के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर के पी पुट कर दें, नीचे आर टी की वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड कर दे दोनों को। के सी इज इक्वल टू, हमें के पी का पता है वो है 1 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर टी वो भी पता है, ये है 49.26। डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें भाई? 1 इंटू 10 की पावर 4 क्या होता है? 10,000 को 49.26 से डिवाइड, इसका आंसर पता क्या आता है? इसका आंसर आता है 203.1, तकरीबन ये आता है। आ गया। यूनिट निकालो आंसर जी, यूनिट निकालना बहुत आसान है, मैं अभी निकाल देता हूं। देखो, मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के सी, यही था ना? ये देखो ये, अच्छा डेल्टा एन की पावर क्या है? 1 है। अच्छा डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 1। अगर आप इस तरह 1 पुट करते हो, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नो। तो इसका यूनिट क्या आएगा? यही वाला जो कंसंट्रेशन का होता है, मोल पर डीएम क्यूब, बस ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं बॉयज। तीसरा, गर्ल्स भी सॉरी, के सी इज इक्वल टू के पी ओवर आर टी की पावर डेल्टा एन। हमें सबसे पहले डेल्टा एन चाहिए। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल, रिएक्टेंट के 2 और 1 3, आंसर आएगा -1 है। देख लो भाई, के सी इज इक्वल टू के पी लिख दो डिवाइडेड बाय आर टी की पावर -1 को प्लस करने के लिए आर टी को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा के सी इज इक्वल टू कब मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर क्या लिखूं सर? 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए आर टी लगाओ। फिर वैल्यूज, के सी इज इक्वल टू के पी की वैल्यू ये लिखी हुई है 3.2 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आर टी की वैल्यू हमें याद है 49.26। इसे सॉल्व करने से आंसर आता है 1.6 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया। सर इसका यूनिट कैसी का अभी निकाल लो, -1, यानी मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर -1 लिखो तो क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर क्या लिखना है? डेल्टा एन की वैल्यू -1। इसे सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व करो डायरेक्ट, ये -1 इस पे चला जाएगा और इसको क्या कर डालेगा? इसको प्लस कर देगा, तो ये इसका यूनिट आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर आके हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे।